गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एनटीटी की क्लास में। हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी और इसमें हम कर रहे हैं अपने एग्जाम की प्रैक्टिस। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। शिक्षा द्वारा संस्कृति व सभ्यता के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मतलब हम शिक्षा के माध्यम से क्या करना चाहते हैं? अपनी संस्कृति और सभ्यता को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? समाज को परंपरावादी बनाना, संस्कृति विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, धार्मिक नियंत्रण बढ़ाना या फिर समाज को वर्गों में बांटना। ठीक है, तो जब भी आप किसी शिक्षा के द्वारा संस्कृति और सभ्यता को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इससे क्या होता है? इससे हमारी सांस्कृतिक विरासत को हम अगली पीढ़ी तक क्या करना चाहते हैं? पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी चीजें आपको लिखित रूप में मिलती हैं, जो भी चीजें आपको सीखने को मिल रही है, वो क्या कर रही है? आपको आपकी संस्कृति के बारे में बता रही हैं। तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हम अपनी संस्कृति, सभ्यता, विरासत या परंपरा जो भी कुछ है वो हर एक पीढ़ी में ट्रांसफर करना चाहते हैं और इसके लिए सबसे अच्छा जो साधन है हमारे पास वो शिक्षा है। राष्ट्रीय सुरक्षा में शिक्षा की भूमिका का मुख्य कारण क्या है? युद्ध कौशल को सीखना, अनुशासन व राष्ट्रभक्ति विकसित करना, जनसंख्या को नियंत्रित करना या फिर तकनीकी साधन बनाना। तो राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब देश की सुरक्षा के लिए शिक्षा की सबसे अहम भूमिका क्या होती है कि शिक्षा क्या करती है? लोगों में अनुशासन और देशभक्ति को क्या करती है? विकसित करती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? अपने राष्ट्र की सुरक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चरित्र निर्माण शिक्षा का कौन सा आयाम है? आर्थिक, नैतिक, राजनीतिक या धार्मिक? यानी शिक्षा के द्वारा किसी भी बच्चे के जब हम चरित्र निर्माण की बात करते हैं तो ये किस तरह की चीज है? ठीक है, तो ये कैसी है? ये एक नैतिक चीज है। ठीक है, कि हम नैतिकता के आधार पर लोगों के आचरण को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके अंदर एक अच्छी व्यक्तित्व को विकसित करना चाहते हैं और ये हमारी नैतिकता को बढ़ावा देता है। यानी आपके चरित्र निर्माण में ये क्या करेगा? सहयोग करेगा। श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण हेतु शिक्षा किस पर जोर देती है? मतलब एक अच्छे नागरिकों के निर्माण के लिए शिक्षा किसको बढ़ावा देना चाहती है? प्रतिस्पर्धा को, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को या फिर आडंबर को? आडंबर का मतलब होता है कि जो दिखावा होता है। फिर या तो आर्थिक लाभ को। तो अच्छे नागरिकों के लिए शिक्षा किस पर बढ़ावा देती है? ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा, कि अच्छे नागरिक कैसे होने चाहिए? हमारे देश के ईमानदार होने चाहिए, उन्हें अपने कर्तव्यों के बारे में क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए, ताकि जब वो समाज के एक नागरिक के रूप में समाज में शामिल होंगे तो वो अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के कारण अपने देश के निर्माण में क्या कर सकें? सहयोग कर सकें। फिर शिक्षा सामाजिक सुधार हेतु किस पर सर्वाधिक प्रभाव डालती है? मतलब समाज को सुधारने के लिए शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर डालती है? व्यापारी पर, बच्चे पर, अधिकारी पर या फिर वयस्क पर? तो शिक्षा किस पर प्रभाव डालती है? शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है एक बच्चे पर। ठीक है, तो समाज को सुधारने में ये हमारा सबसे ज्यादा योगदान करती है, क्योंकि समाज में जो बच्चे हैं वो क्या है? आपके भावी नागरिक हैं। ठीक है, तो जब आप इनमें क्या कर सकते हैं? सुधार करेंगे। ठीक है, तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा? समाज में सुधार होगा। ठीक है, अगर आप इनके व्यक्तित्व को अच्छा बनाएंगे तो समाज का व्यक्तित्व अपने आप अच्छा बनेगा। ठीक है, अगर आप इनके अंदर अच्छे चरित्र का निर्माण करेंगे तो समाज में अच्छे चरित्रवान व्यक्ति जो है वो शामिल हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा सामाजिक गुण शिक्षा को विकसित नहीं करती है? सहयोग, सहानुभूति, परोपकार या अहम भाव? अहम भाव का मतलब अहंकार की बात हो रही है। तो शिक्षा क्या करती है? सहयोग को भी बढ़ावा देती है, सहानुभूति को भी बढ़ावा देती है, परोपकार को भी बढ़ावा देती है, लेकिन वो किसी भी व्यक्ति के अंदर अहम भाव यानी अहंकार को बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं देती है। ठीक है, वो हमेशा सहयोग और सभी को एक समान देखने की बात आपको सिखाती है। शिक्षा का कौन सा कार्य व्यक्ति को समुदाय के जीवन के योग्य बनाता है? मतलब आपको समुदाय में रहने के योग्य बना रही है। शिक्षा आपको समाज के साथ समायोजन करना सिखाती है। तो आर्थिक उन्नति,
सामाजिक समायोजन, शारीरिक स्वास्थ्य या फिर औद्योगिक उत्पादन। तो शिक्षा क्या करती है, हमें समायोजन सिखाती है, मतलब समाज के साथ एक संतुलन बनाना सिखाती है। और ये संतुलन क्या करता है, हमारे सामुदायिक जीवन को बेहतर बनाता है, हमें सामुदायिक जीवन के योग्य बनाता है। तो इसलिए शिक्षा क्या कर रही है, आपको समायोजिक समायोजन सिखाने में सहायता करती है। वो आपको हर स्तर पर सहयोग, सहानुभूति और प्रेम के बारे में बताती है, लोगों को एक समान देखने के बारे में बताती है। और इसी को हम समायोजन कहते हैं कि जैसे भी लोग आपके आसपास हैं उनके साथ थोड़ा सा क्या करना है, कोऑपरेशन करना है, उनके अनुसार या तो स्वयं को बदलना है या स्वयं के अनुसार उनको बदलने की कोशिश करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, बेहतर सहयोग कर सकते हैं एक दूसरे के कार्य में, एक दूसरे को बेहतर बनाने में। समग्र विकास में कौन सा विकास शामिल नहीं है। जब हम समग्र विकास की बात करते हैं, समग्र यानी किसी भी व्यक्ति के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, सर्वांगीण विकास की बात हो रही है, तो शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास, ये सब क्या है, हमारे समग्र विकास में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। लेकिन क्या नहीं होता, औद्योगिक विकास। ठीक है, औद्योगिक विकास क्या है, ये उद्योग से संबंधित है और ये हमारी आर्थिक चीजों को बढ़ावा देती है, ना कि हमारे शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में या हमारे विकास को बेहतर बनाने में। ठीक है, तो समग्र विकास में हम किसी व्यक्ति के विकास की बात करते हैं, जबकि उद्योग किससे, देश से, आपके राज्य से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, और वो आपकी समाज में वृद्धि करते हैं। सक्षम नागरिक बनने हेतु शिक्षा का मुख्य बल किस पर होता है, मतलब एक नागरिक को बेहतर बनाने के लिए, साक्षर बनाने के लिए किस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, केवल अधिकार पर, अधिकार और कर्तव्य दोनों पर, केवल कर्तव्य पर, या आर्थिक प्रबंधन पर। ठीक है, तो नागरिक बनने के लिए शिक्षा सबसे ज्यादा जोर किस पर देती है, अधिकार और कर्तव्य दोनों पर। ठीक है, कि एक नागरिक होने के नाते आपको अपने देश से जो अधिकार प्राप्त हैं, शिक्षा आपको उन अधिकारों से भी क्या कराती है, अवगत कराती है। ठीक है, और एक नागरिक होने के नाते आपके आपके देश के प्रति, राज्य के प्रति, अपने समाज के प्रति क्या कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों से भी ये क्या कराती है, आपको अवगत कराती है। ठीक है, तो शिक्षा का काम क्या है, आपको सफल बनाना, आपको योग्य बनाना, एक बेहतर नागरिक बनाना, जिसके लिए वो आपके अधिकार और आपके कर्तव्य दोनों के बारे में आपको बताती है। फिर मूल प्रवृत्तियों का नियंत्रण किससे संभव है, खेल से, अनुशासनात्मक शिक्षा से, दंड से, या फिर उपवास के द्वारा। तो मूल प्रवृत्तियों को जब हम नियंत्रित करना चाहते हैं, मतलब अपनी आत्म जो शक्तियां हैं उनको हम नियंत्रित करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं, अनुशासन के द्वारा। ठीक है, तो अनुशासन से हमने पढ़ा था कि अनुशासन का मतलब क्या होता है, अनुशासन का मतलब यानी अनुशासन का अर्थ क्या होता है, आत्मनियंत्रण। तो किस एज में, किस स्टेज पर हमें किस चीज के साथ जो है वो कैसी चीजों को सीखना चाहिए, किस किस तरह का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुशासन। तो जिस जो भी स्टेज है आपकी लाइफ के अनुसार, उसके अनुसार आप चीजें सीखें, उसके अनुसार आप जो लोगों से जुड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको आत्मनियंत्रण कहते हैं, कि उन्हीं चीजों के प्रति संवेदनशील बनना या उन चीजों को सीखने का प्रयास करना जो आपके विकास के लिए उस समय आवश्यक है, उसी को हम अनुशासन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कार्य करना जो आपको प्रगति की तरफ लेकर जाए, उसी को आत्मनियंत्रण कहते हैं। आत्मनिर्देशन और जिज्ञासा किसके अंग हैं, दंड प्रणाली के, मूल प्रवृत्तियों के, सामाजिक नियंत्रण के, या फिर आर्थिक व्यवहार के। तो आत्मनिर्देशन यानी खुद को गाइडेंस देने की बात की जा रही है। ठीक है, और जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, दोनों ही क्या है, हमारे लिए मूल प्रवृत्तियां हैं। मतलब हर व्यक्ति के अंदर क्या होती है, ये जन्मजात आप उनको अपनी शक्तियां कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर क्या है, ये क्वालिटीज हैं। ठीक है, और हम इन क्वालिटीज को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। और अगर आप इन्हें विकसित कर लेते हैं तो आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, सेल्फ डायरेक्शन दे सकते हैं, आप सही दिशा में अपने आप को गाइडेंस दे सकते हैं। आप क्या बन सकते हैं, जिज्ञासु। ठीक है, मतलब एक अच्छे लर्नर आप बन सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजों के प्रति ये आपको क्या करता है, संवेदनशील बनाता है, जो आपके लिए उचित है उन चीजों के प्रति आपको बेहतर डिसीजन लेने की क्षमता विकसित आपके अंदर करता है। स्कूल प्रबंधन का मूल आधार क्या होता है, दंड नीति,
सुव्यवस्थित संचालन, फीस निर्धारण या भवन निर्माण। तो किसी भी स्कूल को प्रबंध करना यानी किसी स्कूल को मैनेज करने की बात हो रही है, और मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सुव्यवस्थित संचालन होना चाहिए। ठीक है, कि प्रॉपर हमारे पास अरेंजमेंट्स होनी चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके पास क्या होनी चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, सारा जो मटेरियलिस्टिक चीज है, मटेरियल एंड सोर्स यानी कि संसाधन अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, तो इस आधार पर आप क्या कर सकते हैं, अपने स्कूल प्रबंधन को सुव्यवस्थित चलाने के लिए क्या कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। और इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, स्कूल प्रबंधन का मूल आधार सुव्यवस्थित संचालन, कि किसी भी स्कूल को अच्छे रूप से चलाने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास सुविधाएं होनी चाहिए, और इसी को हम क्या कहते हैं, व्यवस्था कहते हैं। विद्यालय योजना प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है, मूल्यांकन, उद्देश्य निर्धारण, रिपोर्ट या संगठन। तो जब भी आप किसी विद्यालय के लिए क्या बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो उस योजना को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उद्देश्य निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, किसी स्कूल को संचालित कर रहे हैं, तो उसको चलाने के लिए हम क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, मतलब प्लानिंग करते हैं कि पूरे वर्ष भर में हम स्कूल में किस प्रकार की एक्टिविटीज रखेंगे, कैसी हमारी जो डेली एक्टिविटीज होंगी, यानी स्कूल की जो दिनचर्या होती है उसको हम पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं, टाइम टेबल पहले से फिक्स कर लेते हैं। मतलब हर एक चीज को हमने क्या किया, पहले से ही व्यवस्थित कर लिया है। ठीक है, और इन सब से पहले हम क्या करते हैं, अपनी योजना को बनाने का उद्देश्य निर्धारित करते हैं, कि इस उद्देश्य से हम क्या कर रहे हैं, इस बदलाव को लाने के लिए इस योजना को हम बना रहे हैं। ठीक है, और इस आधार पर हम क्या कर रहे हैं, कि उसको अचीव करने के लिए बाकी सारे काम किए जाएंगे। कि आपने पहले उद्देश्य निर्धारित कर लिया, फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं कि किन किन चीजों की आवश्यकताएं होंगी, कैसे मूल्यांकन किया जाना चाहिए, कैसे बदलाव लाना चाहिए, कैसे उसको लागू करना चाहिए। तो सबसे पहले काम क्या होता है, उद्देश्य। उद्देश्य के आधार पर हम किसी भी योजना का निर्माण करते हैं। फिर योजना की सफलता का निर्धारण किससे होता है, मूल्यांकन से, वेतन से, अवलोकन से या समय सारणी से। ठीक है, तो जब भी आप क्या कर रहे हैं, किसी योजना की सफलता को निर्धारित कर रहे हैं, मतलब ये देख रहे हैं कि आपकी योजना अच्छी है या नहीं, तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए मूल्यांकन करना होता है। ठीक है, कि आप उसके लिए एक अच्छे मेथड का क्या करें, चुनाव करें, जो आपको क्या करेगा, इवैल्यूएशन करके देगा। मतलब कि आपकी जो योजना है वो सही चल रही है या नहीं, इसका क्या करेगी, मूल्यांकन करेगी। तो इसके लिए सही मेथड का चुनाव करना क्या है, बहुत आवश्यक है। ठीक है, और किसी भी योजना की सफलता को जानने के लिए हमें मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। स्कूल के संसाधनों में दो प्रकार, मुख्य प्रकार क्या होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम, मानव और भौतिक, सामाजिक और धार्मिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक। तो स्कूल के संसाधन, संसाधन मतलब वो चीजें जो जिनके द्वारा हम किसी भी स्कूल को संचालित करते हैं, और उसके दो प्रकार कौन से होते हैं, एक होता है मानव संसाधन, दूसरा होता है भौतिक संसाधन। ठीक है, तो जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तब हमने बात की थी कि मानव संसाधन का मतलब क्या होता है, मानव संसाधन यानी कि हम स्टाफ अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपके टीचर्स आ सकते हैं, ठीक है, अदर स्टाफ मेंबर आते हैं जिनके द्वारा स्कूल संचालित होता है। ठीक है, दूसरा होता है हमारे भौतिक। ठीक है, भौतिक मैंने बहुत बार बताया, भौतिक का मतलब ही क्या होता है, जो फिजिकल हो। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं जो मटेरियल हो, मटेरियल से संबंधित। ठीक है, तो जितनी भी आपके पास फैसिलिटीज आपको देखने को मिलती है, सुविधाएं, कि बैठने की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है, ठीक है, क्लास में बोर्ड लगा होता है, आपके लिए बिजली, पानी, पंखों की व्यवस्था, हर एक चीज की जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, मटेरियलिस्टिक होती है। ठीक है, मटेरियल के आधार पर अरेंजमेंट, ग्राउंड आपके लिए बनवाए गए हैं, वॉशरूम्स अरेंजमेंट है। ठीक है, जितनी भी सुविधाएं आपको देखने को मिलती हैं वो आपकी भौतिक संसाधनों का रूप कहलाती हैं। फिर संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, दंड देना, संसाधनों का समुचित उपयोग करना, छात्रों को नियंत्रित करना या विद्यालय को बंद करना। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है,
कोई ना कोई मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। और उस उद्देश्य में संसाधनों का समुचित उपयोग करना सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आपके पास कितने भी ज्यादा क्या है अरेंजमेंट्स हैं, कितनी भी ज्यादा व्यवस्थाएं हैं, वो जब तक आपके लिए क्या नहीं है, उपयोगी नहीं है, जब तक आप क्या नहीं करते, उसका उपयोग नहीं करते। तो मान लीजिए स्कूल में आपके लैब है, प्रयोगशाला है, लाइब्रेरी है, लेकिन कभी बच्चों ने उसको देखा ही नहीं है कि वो अंदर से कैसी दिखती है, किस प्रकार का मटेरियल या किस प्रकार की चीजें उसके अंदर होती हैं, किसी चीज के बारे में जब उन्हें पता ही नहीं है, तो उस संसाधन के होने का, उस फैसिलिटी के होने का कोई भी लाभ नहीं है। तो किसी भी संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जितनी भी चीजें आपको प्रोवाइड की गई है, ठीक है, जो संसाधन आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, आप उनका क्या करें, उपयोग करें। जितना ज्यादा आप उपयोग करेंगे उतना ही बेहतर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होता है, उतनी बेटर आपकी एजुकेशन जो है वो बच्चों को आप दे सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल को आप डेवलप कर सकते हैं। फिर स्कूल प्रशासन का मुख्य कार्य क्या होता है, आर्थिक लाभ कमाना, विभिन्न कार्यों का समायोजन करना, बाजार प्रबंध करना या प्रतियोगिताओं का को बढ़ाना। तो स्कूल प्रशासन यानी कि हमारी जो स्कूल मैनेजमेंट है वो क्या करती है, विभिन्न कार्यों का समायोजन करती है कि एक ही स्थान पर आपके लिए बहुत सारी वो क्या लेकर आई, सुविधाएं लेकर आई है, ठीक है। और वो सुविधाएं आपको क्या देना चाहते हैं, वही आपको लाभ देना चाहते हैं, आपको शिक्षा देना चाहते हैं। तो इसके लिए हम कहेंगे कि विभिन्न कार्यों का क्या है, समायोजन है कि अलग अलग चीजों को व्यवस्थित करके एक ही स्थान पर आपके लिए उपलब्ध करा दिया गया ताकि आप उससे सीखें, आपको इधर उधर कहीं भटकना ना पड़े। इसको हम क्या कहते हैं, विभिन्न कार्यों का एक साथ बहुत सारी चीजों को एक ही स्थान पर लेकर आना, जो आपके हर तरह के विकास को क्या करेगा, फोकस करेगा। फिर योजना के अंतर्गत कार्य का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, ठीक है, कि किसी भी योजना के आधार पर हम क्या करते हैं, किसी कार्य का जब निर्धारण कर रहे हैं तो वो उसका आधार हमारे लिए क्या होगा, अनुभव, उद्देश्य, वेतन या रिपोर्ट। तो योजना के अंतर्गत किसी भी कार्य का जो आधार है वो क्या होता है, हमारा उद्देश्य, कि कोई भी योजना जो है वो किसके आधार पर संचालित की जाएगी, हमारे उद्देश्य के आधार पर संचालित की जाएगी, और उसके तहत हम कोई भी क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संसाधनों का चयन किसके लिए आवश्यक है, कार्यान्वयन के लिए, परीक्षा के लिए, निरीक्षण के लिए या प्रचार के लिए। तो संसाधनों का चयन यानी जब भी आप क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं, अपने सोर्सेस को जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा क्या आवश्यक है, किस आधार पर आप किसी चीज को चयनित करते हैं, तो क्रियान्वयन के आधार पर, मतलब कि उसकी कितनी आवश्यकता आपको है, ठीक है, उसका क्या कार्य आपके विद्यालय में होगा, ठीक है, उस आधार पर। तो अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसके बिना आपका जो एनवायरनमेंट है या आपका जो कार्य है वो पूरा नहीं हो सकता, तो कार्य के आधार पर हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का चयन करते हैं, ठीक है। तो जैसे हो सकता है कि आपके स्कूल में एक ही समय पर बहुत सारी आवश्यकताएं हों, ठीक है, और उन आवश्यकताओं को पूरा करना क्या है, आपका कर्तव्य है, ठीक है, आपको फैसिलिटीज देना आपका कर्तव्य है। लेकिन उन आवश्यकताओं में सबसे ज्यादा प्राथमिक क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो उसे आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरा करना है, बाकियों को आप बाद में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कार्य के आधार पर किसी भी संसाधन का हम चयन करते हैं। प्रबंधन के किस तत्व से कार्यों का विभाजन निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है, कि प्रबंधन के किस एलिमेंट के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि कार्य का विभाजन जो है वो कैसे होना चाहिए, दिशा के आधार पर, संगठन के आधार पर, योजना के आधार पर या फिर मूल्यांकन के आधार पर। तो हम कहेंगे कि संगठन के आधार पर, ठीक है, कि संगठन के ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे क्या हो सकते हैं, तत्व, ठीक है, मतलब अरेंजमेंट के बहुत सारे क्या है आपके पास प्रकार, तत्व से अगर आप नहीं समझ रहे तो आप कह सकते हैं कि आपके पास प्रबंधन के क्या है, बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है, कि किसी चीज को अरेंज करने के लिए बहुत सारे टाइप हैं आपके पास। अब डिपेंड करता है कि किस आधार पर उनको क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए, विभाजित किया जाए, ठीक है। तो किस आधार पर हम ये देखेंगे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है, हमारा संगठन किस चीज का है। तो जैसे शिक्षा के संगठन की बात कर रहे हैं, तो उस आधार पर हम क्या करते हैं, चीजों को बांटते हैं, ठीक है। और अब आपको अलग अलग संगठन के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, चीजों की अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो उस आधार पर हम क्या कर रहे हैं, उनका प्रबंधन कर रहे हैं। फिर दिशा,
प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दिशा प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य नियंत्रण करना, कार्यों को उचित रूप से निर्देशित करना, परीक्षा करवाना या फिर रिपोर्ट बनाना। तो दिशा मतलब डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। और किसी भी चीज को डायरेक्शन देने का सबसे ज्यादा उद्देश्य क्या होता है कि कार्यों को उचित रूप से निर्देशित करना। कि डायरेक्शन आप कब देते हैं? जब आपको लगता है कि आपका काम जो है हमेशा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, अच्छी तरह से होना चाहिए, तो आप उनको दिशा निर्देश देते हैं, ठीक है। और दिशा निर्देश कोई ऐसे ही नहीं देता, उसके पास अपने क्या होते हैं, अनुभव होते हैं उस आधार पर, ठीक है। अपनी उसकी क्या हो सकती है, योग्यता हो सकती है, ठीक है। तो जैसे कोई मैनेजमेंट आपको अगर दिशा निर्देश दे रहा है किसी चीज को लेकर, ठीक है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो कार्य को सही रूप से, तो जो भी मान लीजिए कोई स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसके लिए जो भी आपको बातें बताई जाती हैं वो क्या है? डायरेक्शन है, दिशा है, कि हमें इस तरह से इस काम को पूरा करना है। तो वो दिशा, अब वो डायरेक्शन आपको इसलिए दी जा रही है ताकि कहीं भी आपका अगर कोई लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, कहीं पर आपको लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी और आपका काम जो है वो सही तरीके से पूरा होगा। रिपोर्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? परीक्षा के लिए, कार्य की प्रगति जानने के लिए, दंड को तय करने के लिए या फिर अवकाश यानी कि छुट्टी देने के लिए। तो दिशा की बात हो रही है, सॉरी, रिपोर्ट की बात हो रही है। और रिपोर्ट हमें क्या दिखाती है? कार्य की प्रगति, ठीक है। कोई भी किसी भी चीज की रिपोर्ट है जिसे हम क्या कह सकते हैं? एक तरह की प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें हमेशा ये बताती है कि किसी भी चीज की प्रगति का आधार क्या है, ठीक है। और अगर उसमें प्रगति नहीं हो रही है तो उसका कारण क्या है, वो कारण भी हमें वो अवगत कराती है। तो प्रगति किसकी? विद्यालय की आप देख सकते हैं, अपनी योजनाओं की देख सकते हैं, ठीक है, अपनी फैसिलिटीज की देख सकते हैं, अपने बच्चों की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसकी प्रगति की बात हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए आप कहेंगे कि हम क्या करते हैं? कार्य के आधार पर प्रगति को जानते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि किसी भी चीज का जब हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होगा? त्रुटियों को छुपाना, कार्य की सफलता और असफलता का निर्धारण करना, फीस को बढ़ाना या दंडित करना। तो मूल्यांकन हम किस लिए करते हैं? ताकि हमें ये पता लगे कि कोई भी योजना जो हमारे द्वारा चलाई गई है उससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, कहाँ पर किसी चीज की कमी अगर आपको लग रही है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, या योजना में कहीं बदलाव की आवश्यकता है तो उस बदलाव को कैसे लेकर आया जा सकता है, ठीक है। तो उनकी कमियों को देखने के लिए, उनकी कमियों को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपनी चीजों का मूल्यांकन कर सकते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी कार्य हमारा अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर शिक्षा का कौन सा कार्य सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है? दंड, प्रेम व सहानुभूति, प्रतिद्वंदिता या स्वार्थ। तो शिक्षा का कौन सा कार्य सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है? प्रेम और सहानुभूति। प्रेम और सहानुभूति से हम सामाजिक स्तर पर क्या कर सकते हैं? चीजों को बेहतर बना सकते हैं, सहयोग लेकर आ सकते हैं, समानता का भाव लेकर आ सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से संस्कृति का विकास किससे होता है? आर्थिक नीति से, परंपराओं के संरक्षण से, दंड की प्रणाली से, राजनीतिक प्रशिक्षण से। तो शिक्षा के माध्यम से हम जब संस्कृति का विकास करना चाहते हैं, मतलब शिक्षा को हम क्या बनाना चाहते हैं? आधार बनाना चाहते हैं अपनी संस्कृति को विकसित करने का। तो ये क्या कर रही है? हमारी परंपराओं को संरक्षित कर रही है, ठीक है। तो आपके क्षेत्र के, आपके राज्य के, आपके प्रदेश के जो भी क्या है रीति रिवाज हो सकते हैं, ठीक है, जो भी आपकी क्या है संस्कृति है, संस्कृति में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आपका पहनावा, आपके खान पान की जो हैबिट्स होती हैं, में स्पेशल जो भी फूड आपके यहाँ बनाया जाता है त्योहारों पर विशेष, ठीक है, या फिर त्योहारों को मनाने की विधि जो है वो सब क्या है? आपकी परंपराओं का हिस्सा है। तो जो भी प्रैक्टिस रिचुअल्स आप फॉलो करते हैं किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, वो क्या कहलाती हैं? आपकी संस्कृति का हिस्सा कहलाती है। और उसको विकसित करने के लिए शिक्षा का योगदान जो है बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय भावनाओं का विकास शिक्षा का कौन सा पहलू है? आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक। तो राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करना कौन सा पहलू है? ये सांस्कृतिक पहलू है, ठीक है।
कि संस्कृति के आधार पर हम क्या करना चाहते हैं, राज्य में राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करना चाहते हैं। राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करना एक नैतिक कार्य है भाई, ठीक है, क्योंकि ये नैतिकता की भावना को बढ़ावा देता है, ठीक है। राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करना क्या नैतिक कार्य है। चरित्र निर्माण में कौन सा गुण आवश्यक है, घृणा, सत्यनिष्ठा, आडंबर या स्वार्थ। तो किसी भी व्यक्ति के चरित्र निर्माण की बात करते हैं तो हम अच्छी और क्वालिटी गुण की बात करते हैं कि व्यक्ति के अंदर वो सारे आइडियल क्वालिटीज होनी चाहिए जो उसको अच्छा बनाते हैं, जो उसके राष्ट्र के विकास के लिए, देश के और समाज के विकास के लिए आवश्यक है। और इसमें सत्यनिष्ठा जो है एक गुण है जो क्या करते हैं, आप व्यक्ति के अंदर इसको विकसित कर सकते हैं। चरित्र निर्माण के लिए जो है बहुत अच्छा है। सत्य मतलब हमेशा सच बोलना, निष्ठा मतलब कि किसी चीज को अगर आप निर्धारित कर लेते हैं, किसी चीज को अगर आप क्या कर लेते हैं, पहले से ही निश्चित कर लेते हैं, तो उसको पूरा करने का हमेशा प्रयास करना, कोशिश करना, उसको निष्ठा कहते हैं कि अच्छे मन से किसी कार्य को पूरा करना। शिक्षा के माध्यम से बालक को समाज उपयोगी बनाना किसके संबंधित है। तो सामाजिक विकास, औद्योगिक विकास, राजनीतिक विकास या फिर आर्थिक विकास। तो शिक्षा के माध्यम से बच्चे को हम समाज के उपयोगी, समाज के लिए क्या बनाना चाहते हैं, उपयोगी बनाना चाहते हैं। और इसके लिए क्या आवश्यक है, सामाजिक विकास आवश्यक है। नागरिकता निर्माण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व क्या है। किसी भी नागरिक के निर्माण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है, अधिकार, कर्तव्य, कर्तव्य और अधिकार का संतुलन या फिर कर भुगतान। तो किसी भी नागरिक के लिए उसके देश से मिले हुए उसके अधिकार और उसको उसके कर्तव्य क्या है अपने देश के प्रति, दोनों में क्या होना चाहिए, संतुलन। ऐसा नहीं है कि देश सिर्फ क्या कर रहा है, आपको कर्तव्यों की बात कर रहा है, कोई अधिकार आपको नहीं मिल रहा है या आपके अधिकारों को हनन हो रहा है, ठीक है, तब भी आप अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करेंगे। तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सामाजिक समायोजन किसकी सहायता से संभव है, शिक्षा, व्यापार, उद्योग या राजनीति। तो सामाजिक समायोजन हमें शिक्षा से प्राप्त होता है। शिक्षा आपको ये सिखाती है कि कैसे हर स्तर पर हमें क्या करना है, चीजें बदल रही हैं, बदलने के साथ हमें अपने आप को बदलना है, अपने व्यक्तित्व को बदलना है, समाज को बदलना है। और ये तब होता है जब आप आसपास की चीजों के साथ क्या कर पाते हैं, बेहतर संतुलन बना पाते हैं, एक बैलेंस बना पाते हैं। विद्यालय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षा को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करना, दंड के प्रकार को बढ़ाना या दंड सॉरी फीस संग्रहण करना या प्रतियोगिता को बढ़ाना। तो विद्यालय का प्रशासन और उसका मुख्य कार्य क्या है, शिक्षा को सही रूप से संचालित करने के लिए आपको सभी साधन जो है वो उपलब्ध कराने की कोशिश करता है। और इस आधार पर आप विद्यालय प्रशासन को अच्छे प्रकार से क्या कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। योजना के समय प्रबंधन का निर्धारण किससे होता है, योजना के में समय प्रबंधन मतलब कोई भी योजना अगर आप बना रहे हैं उसको कितने समय के लिए निर्धारित करना है, किस तरह से निर्धारित करना है, इसका निर्धारण अनुभव के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, निरीक्षण के आधार पर या फिर लेखा के आधार पर। तो हम कहेंगे कि किसी भी योजना का जो समय है उसका निर्धारण हम उसके उद्देश्य के आधार पर करते हैं। कि उद्देश्य के आधार पर हम ये तय करते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है वो भी दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। एक उद्देश्य होते हैं हमारे क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म, और दूसरे हो सकते हैं शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो एक तो ऐसा उद्देश्य आपने अपने संगठन के लिए बना लिया जो आपको एक लंबी अवधि के बाद प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना चाहते हैं आप, कि शिक्षा के अंदर कोई क्वालिटी लेकर आना चाहते हैं, स्पेसिफिक कोई चीज अगर आप लेकर आना चाहते हैं तो वो लॉन्ग टर्म गोल है आपका, ठीक है। लेकिन छोटे छोटे जब आप बदलाव करना चाहते हैं विद्यालय में, छोटे छोटे जब आप चीजों को व्यवस्थित करना चाहते हैं, वो कहते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं हमारे, कि जो हमारे थोड़े ही समय में क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। तो जब भी कोई योजना आप बना रहे हैं आपको ये देखना है कि उसका उद्देश्य कैसा है। भाई ऐसा उद्देश्य है जो बहुत जल्दी आपको प्राप्त हो सकता है अगर आप सही से काम करेंगे। और अगर कोई लॉन्ग टर्म गोल है, ठीक है, तो जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी विद्यालय में
स्टूडेंट का नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, अगर लेस है, कम है, तो ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म गोल है, ठीक है। इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी, लगातार अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में चेंज करना होगा, अपने प्रोसेस में बदलाव हो सकता है लाना पड़े आपको। तो एक लॉन्ग टर्म गोल है, आपको इसे अचीव करने में लगभग कुछ साल लग जाएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कोई गोल, जैसे बच्चों के अंदर रुचि को उत्पन्न करना, ठीक है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना, ठीक है। मान लीजिए कोई और व्यवस्था, स्कूल के प्रबंधन की कोई व्यवस्था है, उसको ठीक करना, तो ये शॉर्ट टर्म गोल हो सकते हैं। तो उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी योजना का निर्धारण कर सकते हैं। फिर विद्यालय संगठन में मानव संसाधन का उदाहरण क्या है, भवन, फर्नीचर, शिक्षक या ब्लैक बोर्ड। तो मानव संसाधन किसको कहते हैं, जो व्यक्ति से संबंधित है, और शिक्षक क्या है, एक तरह का मानव संसाधन है। भौतिक संसाधन का उदाहरण क्या है, शिक्षक, प्राचार्य, खेल का मैदान या छात्र। तो भौतिक यानी जो किसी चीज से संबंधित हो, और खेल का मैदान क्या है, एक तरह का भौतिक संसाधन है। विद्यालय प्रशासन के लिए किस तत्व का समन्वय आवश्यक है, योजना, संगठन, दिशा और नियंत्रण का, दंड, रिपोर्ट, खेल और अवकाश का, परीक्षा, वेतन, फीस और छुट्टी का, या भवन, खेल, भोजन और जल का। तो विद्यालय प्रशासन के लिए सबसे ज्यादा संतुलन किसमें होना चाहिए, योजना, संगठन, दिशा और नियंत्रण, कि आप अपने संगठन के लिए जो भी योजना बना रहे हैं, उसकी दिशा सही होनी चाहिए, और आपको उसे क्या करना है, कंट्रोल भी करना है, ठीक है। तो बेटर कंट्रोल आपको क्या करता है, बेटर चीजें अवेलेबल करा के दे सकता है। लड़कियों के में शारीरिक परिपक्वता की गति लड़कों की अपेक्षा कैसी होती है, धीमी, समान, अधिक या बिल्कुल नहीं। तो आपने देखा है कि जो प्यूबर्टी की एज है, वो एज लड़कों में देर से शुरू होती है, और लड़कियों में वो एज पहले ही शुरू हो जाती है। तो जैसे हम टीन एज की बात करते हैं, तो टीन एज क्या है, लड़कियों में जल्दी होती है और लड़कों में देर से आती है। तो लड़कियों में क्या होती है, ये तेजी से आपको देखने को मिलती है। फिर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव किस अवस्था में बालक पर अधिक होता है, किशोर अवस्था में, शैशव अवस्था में, वृद्धा अवस्था में या बाल्य अवस्था में। तो प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव यानी आसपास के एनवायरनमेंट का जो भी प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, वो प्रभाव किसी बच्चे पर किस एज में आने लगता है, तो शैशव अवस्था में, कि आसपास का एनवायरनमेंट उसको शिशु अवस्था से ही क्या करता है, प्रभावित करता है। पाठ के अनुसार गर्म प्रदेशों में रहने वाले बच्चों का शरीर कैसा होता है, मोटा और बड़ा, दुबला पतला होता है, छोटा होता है या गोल मटोल। तो हमने पढ़ा था कि गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोगों को प्रोटीन जो है वो कम मात्रा में लेना चाहिए, ठीक है। और इस आधार पर आप कह सकते हैं उनका शरीर कैसा होता है, दुबला और पतला होता है, ठीक है। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले बच्चों के बारे में क्या कहा गया है, उनका रंग गहरा होता है, स्वास्थ्य कमजोर होता है, शरीर मोटा या फिर गति तीव्र होती है। तो ऐसे बच्चे जो कहाँ रहते हैं, ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, उन वो उनका शरीर कैसा होगा, थोड़ा सा हेल्दी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोटीन ज्यादा लेते हैं। प्रोटीन ज्यादा लेने से क्या होगा, प्रोटीन उनके शरीर में स्टोर होगा, और प्रोटीन उनके शरीर में स्टोर होगा, तो इससे क्या होता है, आपकी मांसपेशियां वृद्धि करती हैं, जिससे क्या है, आपका शरीर जो है वो मोटा दिखाई देता है। वायु व प्रकाश किस विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है, सामाजिक, नैतिक, शारीरिक और मानसिक या फिर सांस्कृतिक। तो वायु और प्रकाश दोनों ही किसके लिए, आपके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। पाठ के अनुसार वायु और प्रकाश के अभाव में शरीर कैसा हो जाता है, मोटा, अकर्मण्य, सक्रिय या मजबूत। तो अगर आप सही रेट में अगर आपको प्रकाश या फिर वायु नहीं मिलती है, तो इससे आपका शरीर कैसा होता है, अकर्मण्य, मतलब काम करना जो है वो धीरे धीरे कम करने लगता है, ठीक है, और
आप अपने आप को अस्वस्थ महसूस करते हैं। फिर गर्भावस्था में माता के सिर में चोट लगने या दवाओं का सेवन करने से किस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिलता है? तो किस पर प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, केवल माँ पर, केवल बच्चे के वजन पर, गर्भावस्थ शिशु के मानसिक विकास पर, या फिर बच्चे की ऊंचाई पर? तो ऐसा कोई भी कारण है, इससे क्या होगा, बच्चे की जो मानसिक विकास है उस पर प्रभाव पड़ सकता है, कि अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं जो अच्छी नहीं है, या फिर आप किसी प्रकार के पदार्थ का कोई सेवन कर रहे हैं जो अच्छा नहीं होता, या जो कैसा होता है किसी प्रकार की कोई दवा ले रहे हैं, तो उससे बच्चे के मानसिक विकास पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। फिर हरलोग के अनुसार तटीय क्षेत्र में रहने वाले बच्चों का विकास कैसा होता है? अत्यधिक धीमा, सामान्य, सेहतमंद और शीघ्र, और बिना प्रभावित हुए, मतलब कोई प्रभाव उस पर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इससे क्या होता है, हर लोग के अनुसार जो बच्चे तटीय क्षेत्र पर रहते हैं उनका शरीर आपको कैसा देखने को मिलता है, सेहतमंद और शीघ्र वो क्या होते हैं, विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, डेनिस के अध्ययन के आधार पर किस बच्चे का सामाजिक विकास कम पाया गया है? अमेरिकी बच्चों का, रेड इंडियन बच्चों का, हिंदू बच्चों का, यूरोपियन बच्चों का? तो डेनिस ने अध्ययन किया था, हमने देखा था, ठीक है, जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा था कि डेनिस ने हमें ये बताया कि ऐसे बच्चे जो, जब हम संस्कृति या सभ्यता की क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उस समय में उन्होंने जो अध्ययन किया था उससे उन्होंने देखा कि सामाजिक विकास के आधार पर जो रेड इंडियन बच्चे हैं उनके विकास जो है वो कैसा है, अमेरिकी बच्चों से कम है, क्योंकि ये संस्कृति के आधार पर है। तो आपकी संस्कृति क्या करती है, आपके विकास को प्रभावित करती है। गठन और ऑर्गेनाइजेशन का एक अर्थ क्या है? किसी कार्य को सफलता समाप्त करना, किसी कार्य को करने का क्रम, समाजीकरण या अनुशासन को लागू करना। ठीक है, तो गठन का मतलब क्या होता है, गठन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, कि कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन को कब बनाया गया। तो किसी कार्य को करने के क्रम को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो इस शब्द का एक अर्थ जो है हमें दर्शाता है हमारे पास जो ऑप्शन है उस आधार पर। संगठन से दूसरे शब्दों में इसे किससे जोड़ा जा सकता है? ठीक है, तो अनियमित समूह से, नियंत्रित व्यवस्था से, केवल स्वाभाविक विकास से, या केवल भवन से? तो इसको हम किससे जोड़ सकते हैं, नियंत्रित व्यवस्था से, कि संगठन में क्या होती है, एक नियंत्रित व्यवस्था होती है जिसके आधार पर वो क्या कर रहा है, काम को पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 50, जेबी सीयर्स ने संगठन की तुलना किससे की है? घड़ी से, मशीन से, शरीर से, या फिर कंप्यूटर से? तो जेबी सीयर्स ने संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन की तुलना किससे की है, एक मशीन से, शरीर से आएगा। ठीक है, कि जेबीसीएस ने इसकी तुलना किससे करी है, एक शरीर से की है, क्योंकि जैसे आपके शरीर में हर एक चीज क्या से होती है, अपने प्रॉपर स्थान पर है। ठीक है, कि हर चीज का क्या है, आपके शरीर में एक अरेंजमेंट है, बोन्स हैं वो आपके शरीर को सीधा खड़ा रखती हैं, मांसपेशियां बोन से जुड़ी हुई होती हैं ताकि आप अपनी मसल्स को, अपनी हड्डियों को मूव कर सकें। हर एक ऑर्गन क्या है, अपनी जगह पर संतुलित है, तो एक आपको बॉडी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वो। ठीक है, तो उसकी तुलना उन्होंने की, जैसे संगठन में क्या होता है कि हर एक चीज कैसी व्यवस्थित है, पहले प्रशासन होगा, फिर प्रशासन के बाद आपके पास मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट के बाद आपके पास मुख्य अध्यापक या मुखिया होता है, उसके बाद आपका अदर स्टाफ होता है। तो ऐसे एक पूरा क्या चलता आ रहा है, हमारे पास व्यवस्थित रूप है। तो ऐसे ही जब भी आप शरीर के संगठन की बात करते हैं, संरचना की, तो वहां पर भी आपको एक व्यवस्था देखने को मिलती है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि अपने स्थान से इधर उधर है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट आपको उसमें देखने को मिलता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कि उन्होंने इसको किससे संगठित किया है, अपने मतलब किसी भी मनुष्य के शरीर से। जेबीसीएस के अनुसार संगठन के सभी अंग स्वतंत्र रूप से चलते हैं, नियमों से मुक्त होते हैं, मशीनों के पुर्जों की तरह कार्य करते हैं, प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं, ये विकसित होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से क्या है, चलते हैं और
अपने उद्देश्य को, अपने कार्य को पूरा करने में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि संगठन है, संगठन में हर व्यक्ति जो है अपने कार्य को करने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है, वो अपने आधार पर अपने कार्य को क्या कर रहा है, पूरा करता है और संगठन के उद्देश्य को पूरा करने में सहयोग करता है। विद्यालय संगठन का पहला चरण क्या माना जाता है, बच्चों का प्रवेश, संस्था की स्थापना, कक्षा का विभाजन या शिक्षक की नियुक्ति। तो किसी भी विद्यालय या ऑर्गेनाइजेशन का जब हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी संस्था की, ठीक है, कि जब तक आप कोई विद्यालय या कोई चीज स्थापित नहीं करेंगे, वहां पर व्यवस्था नहीं होगी, व्यवस्था नहीं होगी तो बच्चों का प्रवेश या शिक्षकों की जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास एक स्थान होना चाहिए, एक संस्था होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन को संचालित करेंगे। विद्यालय संगठन की व्यवस्था कब स्पष्ट होती है, जब विद्यालय खुल चुका हो, कार्यान्वयन पूर्व की स्थिति ज्ञात हो, विद्यालयों की का मूल्यांकन हो या पूर्ण भवन पूर्ण हो। तो विद्यालय संगठन की व्यवस्था हमें कब स्पष्ट होती है, मतलब कि किसी भी विद्यालय संगठन की जो व्यवस्था है उसके बारे में आपको सही चीजें जो है कब स्पष्ट हो जाती हैं, जब हम कार्यान्वयन पूर्व की स्थिति ज्ञात, मतलब किसी भी कार्य को करने से पहले की स्थिति के बारे में हमें अगर पहले से ही ज्ञान है तो हम उसको प्रति संगठन की क्या कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं। लोकतांत्रिक विद्यालय का पहला सिद्धांत क्या होता है, मतलब एक ऐसा विद्यालय जहां पर क्या है, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है। तो दंड प्रणाली को बढ़ावा देना, कठोर नियंत्रण करना, सर्वांगीण विकास हेतु वातावरण तैयार करना या प्रिंसिपल केंद्रित व्यवस्था। तो आप कहेंगे कि सर्वांगीण विकास के लिए क्या करना, वातावरण तैयार करना। स्वतंत्र लोकतांत्रिक का मतलब यही होता है कि बच्चों को अवसर मिलेगा अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का, अपनी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करने का उनको अवसर प्राप्त होगा, और एक सर्वांगीण वातावरण में जो है वो अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। विद्यालय के माध्यम से बालक को किस प्रकार का नागरिक बनाना लक्ष्य होता है, एक आज्ञाकारी नागरिक, वैज्ञानिक, नियमबद्ध या भावी लोकतांत्रिक नागरिक। ठीक है, तो विद्यालय के माध्यम से हम बच्चे के अंदर क्या लेकर आना चाहते हैं, भावी लोकतांत्रिक नागरिक उसे बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए हम उसके लिए एक लोकतांत्रिक वातावरण भी बनाते हैं। ठीक है, ताकि बच्चा जो है वो वैसा ही बिहेव करें, जैसे बहुत सारे स्कूलों में क्या होता है कि हर एक चीज बच्चों को सिखाई जाती है, वोटिंग कैसे होती है ये भी उन्हें सिखाई जाती है। तो जैसे स्कूल में स्कूल बॉय या स्कूल हेड जो है बच्चों से चुना जाता है, तो वहां पर भी एक चुनाव प्रणाली चलती है जो ये बताती है कि लोकतांत्रिकता क्या होती है। ठीक है, कि आप स्वतंत्र हैं अपनी चीजों का चयन करने के लिए, आप स्वतंत्र हैं इस चीज को डिसाइड करने के लिए कौन आपका नेतृत्व करेगा। ठीक है, जैसे आप चुनाव में लोगों को चुनते हैं तो कौन आपके क्षेत्र को के स्तर को बढ़ावा देगा, कौन आपके स्तर क्षेत्र को आगे लेकर जाएगा। तो ऐसे ही भावी लोकतांत्रिक नागरिक मतलब कि हम हर क्षेत्र में कोशिश करते हैं कि बच्चे को लोकतंत्र के बारे में ज्ञान हो। विद्यालय संगठन का कौन सा सिद्धांत समाज से जुड़े विषयों को ध्यान रखने पर बल देता है, सहयोग का सिद्धांत, बाल केंद्रित सिद्धांत, समाज केंद्रित या आर्थिक। तो विद्यालय का जो सिद्धांत है कैसा होता है, बाल केंद्रित सिद्धांत होता है कि बच्चों के आधार पर शिक्षा की, बच्चों के आधार पर पाठ्यक्रम की, बच्चों के आधार पर या उनकी रुचि के आधार पर हम हर एक चीज की व्यवस्था के लिए क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये कैसा है, बाल केंद्रित सिद्धांत है। विद्यालय के में सहयोग सिद्धांत लागू करने का क्या परिणाम होता है। ठीक है, सहयोग मतलब कि कोऑपरेशन, तो विभाजन करना, असहयोग, संस्था को अच्छी तरह से चलाना या फिर अव्यवस्था लाना। तो किसी भी विद्यालय में सहयोग जो है वो क्या करता है, सहयोग जो है वो एक संस्था को अच्छी तरह से चलाने का क्या है, एक सिद्धांत है कि सहयोग से, सहयोग आपस में आपके जो वर्कर्स हैं उनमें होना चाहिए, टीचर्स में होना चाहिए, आपकी संस्था में होना चाहिए, स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं और जो अध्यापक हैं उनमें होना चाहिए, अध्यापकों और माता पिता में होना चाहिए। तो सहयोग का सिद्धांत आपको ये बताता है कि किसी भी चीज को प्रॉपर तरीके से उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए या लागू करने के लिए हमें क्या करना है, संस्था को अच्छी तरह से चलाना है। तो इसके लिए सहयोग यानी कॉर्पोरेशन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षक, प्रधानाचार्य और अभिभावक के संयुक्त प्रयास को क्या कहा जाता है,
सामाजिक हस्तक्षेप, सामूहिक नेतृत्व, सहयोग सिद्धांत या फिर प्रबंधन संतुलन। तो अभी हमने बात की थी कि शिक्षक, प्रधानाचार्य और अभिभावक, इनके संयुक्त प्रयास को हम क्या कहते हैं? सहयोग सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, कि एक दूसरे को क्या करना, कोऑपरेट करना, एक दूसरे को सहयोग करना, क्योंकि सभी का उद्देश्य क्या है? बेहतर शिक्षा लेकर आना, बेहतर तरीके से क्या करना, आपके लिए बेहतर चीजों को विकसित करना जो आपके बच्चे के विकास के लिए क्या हो, उपयोगी हो। तो इसके लिए हर स्तर पर हमें क्या करना है? एक दूसरे को कोऑपरेट करना बहुत जरूरी है। विद्यालय संगठन के तहत केंद्रीकृत प्रणाली का अर्थ क्या होता है? सभी निर्णय शिक्षक ले, सभी निर्णय विद्यार्थी ले, सभी निर्णय एक केंद्र से हो, या सभी निर्णय स्वतंत्र रूप से होने चाहिए। तो जब आप केंद्रीकृत प्रणाली की बात करते हैं तो केंद्रीकृत प्रणाली आपको ये कहती है कि सभी निर्णयों का केंद्र क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। ठीक है, कि सभी निर्णय एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से लिए जाएं, तो हम बेहतर क्या कर सकते हैं? एक सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी जिसे आप कहते हैं वो लागू कर सकते हैं। बालक के विकास व विद्यालय प्रबंधन का ध्यान किस कारक पर दिया जाता है? केवल भवन पर, केवल शिक्षक पर, विद्यालय एवं समाज की आवश्यकताओं पर, केवल बच्चों की रुचियों पर। तो बालक के विकास और विद्यालय प्रबंधन का ध्यान सबसे ज्यादा किस पर होता है? विद्यालय और समाज की आवश्यकताओं पर। कि विद्यालय और समाज की आवश्यकताओं पर हम क्या करते हैं? हर एक चीज को ध्यान में रखकर बच्चों के विकास के लिए क्या करते हैं? चीजों का प्रबंध करते हैं। फिर विद्यालय संगठन में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यक है। नियम बदलने के लिए, नई परिस्थितियों के अनुसार सुधार करने के लिए, अनुशासन समाप्त करने के लिए, या बच्चों की संख्या को कम करने के लिए। तो विद्यालय संगठन में फ्लेक्सिबिलिटी की होनी चाहिए ताकि जो नई नीतियां हैं हम उन नीतियों के अनुसार क्या कर सकें? अपनी शिक्षा में सुधार लेकर आ सकें, शिक्षा को बेहतर बना सकें। और इसके लिए क्या होना चाहिए? उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। वो पाठ्यक्रम के आधार पर भी हो सकती है, बच्चे की रुचि के आधार पर भी हो सकती है। तो किसी भी आधार पर अगर आप बदलाव लेकर आना चाहते हो उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। पाठ में विद्यालय संगठन को किससे जोड़ा गया है? राजनीति से, शिक्षा प्रबंधन से, सामाजिक उत्थान से, या फिर आर्थिक विकास से। तो हम इसको सामाजिक उत्थान से जोड़ते हैं। ठीक है, कि किसी भी विद्यालय संगठन का अगर उत्थान होता है तो सबसे ज्यादा किसका? समाज का उत्थान होता है। मतलब विद्यालय तरक्की करेगा तो समाज भी तरक्की करेगा। कौन सा सिद्धांत विद्यालय को लगातार सुधारना आवश्यक बताता है? पुनर्निर्माण, स्थिरता का सिद्धांत, संरचना का सिद्धांत, या नैतिक। मतलब कि ये सिद्धांत हमें ये कहता है कि हमें लगातार बदलाव लेकर आना चाहिए। ठीक है, और बदलाव से हम क्या कर सकते हैं? चीजों को बेहतर कर सकते हैं, चीजों को सुधार सकते हैं। तो ये क्या कहता है? पुनर्निर्माण हमेशा। ठीक है, पुनर्निर्माण सिद्धांत कहता है कि जब भी आवश्यकता है आप क्या लेकर आए? बदलाव लेकर आए, चीजों को नई तरीके से लागू करें। बालक के मानसिक विकास पर सबसे तीव्र प्रभाव किस चीज का पड़ता है? खेल का, माता पिता माता के द्वारा गर्भकाल में लिए गए टॉक्सिन का, भाषा का, या वेशभूषा का। तो सबसे ज्यादा मानसिक प्रभाव उस पर क्या पड़ेगा? उसकी माता के द्वारा लिए हुए पदार्थों के सेवन का। ठीक है, वो उसकी मानसिक स्थिति को सबसे ज्यादा क्या करता है? प्रभावित करता है। प्राकृतिक परिस्थितियों का अध्ययन किससे जोड़ा गया है? पोषण से, जलवायु के कारक से, औपचारिक शिक्षा से, या फिर चिकित्सा से। तो प्राकृतिक परिस्थितियों का अध्ययन जो है विकास, जलवायु, ये एक जलवायु कारक है। ठीक है, क्योंकि प्रकृति से संबंधित है और जलवायु क्या है? हमें प्रकृति से ही प्राप्त होती है, इसलिए क्या है? एक तरह का प्राकृतिक विकास से इसका संबंध है। वातावरण का प्रभाव जो है बच्चे के किस गुण पर सबसे पहले प्रकट होता है?
चेहरे की आकृति पर, शरीर का रंग, व्यवहार या ऊंचाई। तो वातावरण में अगर किसी प्रकार का क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है, तो सबसे पहला आपको क्या देखने को मिलता है, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। शुद्ध वायु प्रकाश किस विकास के लिए अनिवार्य है, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक, नैतिक या सांस्कृतिक। तो शुद्ध वायु और प्रकाश हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों विकास के लिए क्या है, आवश्यक है। डैनिश के अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष क्या है, बुद्धि जन्मजात होती है, संस्कृति विकास को प्रभावित करती है, शिक्षा का संबंध विकास से नहीं है, या फिर ये पर्यावरण को क्या करती है, अप्रभावी बनाती है। ठीक है, तो डैनिश ने अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि संस्कृति विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 69, विद्यालय संगठन समाज को डैश के लिए क्या करता है, कार्य करता है, नियंत्रित करने के लिए, समृद्ध करने के लिए, नष्ट करने के लिए या पृथक करने के लिए। तो विद्यालय संगठन क्या करता है, समाज के लिए कार्य करता है, और इसमें वो क्या करता है, समाज को समृद्ध बनाने के लिए कार्य कर रहा है, समाज को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा संगठन कार्य करते हैं। विद्यालय में स्थानीय समाज की भूमिका क्या होती है, विद्यालय को बंद रखना, विद्यालय के संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराना, शिक्षक को हटाना या परीक्षा को नियंत्रित करना। तो विद्यालय में स्थानीय समाज की भूमिका क्या होती है कि वो विद्यालय के लिए संसाधनों को उपलब्ध कराए और संसाधनों में क्या करे, सहयोग करे। ठीक है, तो विद्यालय में अलग 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 तरह के जो संसाधन उपलब्ध कराना है वो हमारे समाज के लिए क्या हो सकता है, एक अनिवार्य अंग हो सकता है, कार्य हो सकता है। तो उसको हमें क्या